नमस्कार दोस्तों। टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए नियमावली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने केबिन के गेट की तरफ गई। कजरारे नयनों वाली एक सांवली लड़की उसके केबिन में आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में मशगूल हो गई। विजय का मन टाइप करने में नहीं लगा। वह किसी भी हालत में लड़की से बातें करना चाह रहा था। वह टाइपराइटर पर कागज़ लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे हारमोनियम बजा रही हो। क्या देख रही हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से में बोली, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? टाइप सीखने। ऐसे सीखोगे? लड़की के स्वर में तल्खी बरकरार थी। मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा आपकी उंगलियां कैसे पड़ती हैं कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते देखकर लगा मैं भी सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहे तो आपकी यह मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। लड़की फिर टाइप करने में जुट गई। विजय भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वो बेचैनी से महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने टाइपराइटर का रिबन फंसा दिया। रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। वो उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले में चुन्नी गिर गई। रिबन उठाने के लिए विजय भी झुका था। उसकी निगाह अकस्मात ही चली गई। वह सकपका गई। लो, ठीक हो गया, लड़की ने कहा तो उसकी चेतना लौटी। लड़की फिर टाइप करने में लग गई, लेकिन विजय का मन टाइप नहीं लगा। वो लड़की से बात करने की ताक में लगा रहा। मन नहीं लग रहा था। अचानक लड़की ने उससे पूछा तो बाँछें खिल गईं। लगता है सीख भी नहीं पाऊंगा। आसार तो कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। आपका नाम? विजय ने बात को बढ़ाने के लिए सवाल कर दिया। सरिता। अच्छा नाम है, लेकिन मुझे इस नाम से नफ़रत है। क्यों? कोई कारण है तो बताइए। ये कहते हुए सरिता अपनी सीट पे उठी और पर्स कंधे पे टांगते हुए केबिन से बाहर निकल गई। विजय उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर डाली। टाइपराइटर उसे उदास लगा और दुनिया बदल गई। इसी दिन वह विजय हवा में उड़ने लगा, रातों को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बातें करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई थी। जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई। वह ख्यालों ही ख्यालों में पैदल ही कई किलोमीटर घूम आता। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा, आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ आप इसे पढ़ें। यह भी खूब रही, जान न पहचान तू मेरा मेहमान। कितना जानते हैं आप मुझे? जो भी जानता हूँ उसी आधार पर लिखा हूँ। सरिता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। कल कल करके बहने वाली जलधारा लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेतों को सींचती, राहों में आती है बहुत बाधा, फिर भी मिलती है सागर से उसके प्रेम में सागर, साहिल पे पटकता है सिर उनके प्रेम की प्रगाढ़ता का प्रमाण। पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाटा, सरिता है तो सागर है, सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर। सागर के प्रेम में सरिता लांघती है पहाड़ पठार और मानव निर्मित बाधाओं को। कविता नीचे के उसने विजय की जगह सागर लिखा था। सरिता ने उसे देखा और कागज़ विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा, मैं चाहता हूँ आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज़ को सामने रखकर टाइप करने लगी। विजय उसे देखता रहा। इस बात का आभास सरिता को भी था, विजय उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने के बजाय पूछा, आप कवि हैं? बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भगोड़े होते हैं? सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से विजय सकपका गया। कभी अपने सुख के लिए कविता रचता है। रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद कविता को उसके हाल पे छोड़ देता है।
कविता जब संकट में होती है तो कभी कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता, ये आप कैसे कह सकती हैं? मैं समझती हूँ कि आदमी की ज़िंदगी में एक कविता है। मेरी ज़िंदगी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी आपने जो कहा वो तो कविता बन गई। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है, उसकी वेदना जो उस कवि के कारण उपजी है जिसने मेरी ज़िंदगी की रचना की। इतना कहकर सरिता केबिन से बाहर चली गई। कैसी है यह? विजय ने सरिता के टाइपराइटर को देखा। लगा जैसे टाइपराइटर किसी शोक गीत की रचना में मशगूल है। प्यार की खुशबू। आज उन्होंने अधिक बातें की और उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा, आजकल तो तुम काफ़ी खुश हो सरिता। बदले में सरिता केवल मुस्कुराई। विजय भी मुस्कुराया। तो क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई? अगले दिन सरिता जब इंस्टीट्यूट आई तो काफ़ी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहनी थी, बालों को स्टाइल बदला हुआ था। विजय को सरिता का यह बदला रूप अच्छा लगा। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। बोला, काफ़ी सुंदर लग रही हो। जवाब में जब सरिता ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल जब उसकी तरफ फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वहीं खड़ा होकर नाचने लगे, जोर जोर से चिल्लाए। उसे प्यार हो गया। ग्रह नक्षत्रों की चाल। जब निराश होता है तो फिर लक्ष्य के प्रति उसकी स्थितियाँ साफ नहीं होती। वह धर्म और ज्योतिषी की शरण में चला जाता है। विजय की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। वह सरिता को चाहने लगा था, लेकिन सरिता भी उसे चाहती है ये स्पष्ट नहीं था। वह अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे, लिहाजा एक दिन वो ज्योतिषी के पास चला गया। नौकरी पाने के लिए वह ज्योतिषी से नुस्खे पूछता रहा। उसने सोचा, प्रेम पाने के लिए तो ग्रह नक्षत्रों की चाल जान ली जाए। नौकरी के लिए ज्योतिषी कभी कहता, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है जो आपके शुभ कार्यों में बाधक है। इसकी शांति के लिए घर में मोर पंख रखें और प्रतिदिन उसे 2-3 बार अपने शरीर पर घुमाएं। सोमवार के दिन चांदी से बना सर्प का जोड़ा शिवलिंग पे चढ़ाएं। नित्य श्री गणेश जी की उपासना करें। धैर्यपूर्वक ऐसा करने पर ही रोजगार प्राप्ति की संभावना बनेगी। विजय ने अभी तक उसे बताया हर नुस्खे को आजमाया, लेकिन आज तक कोई संभावना नहीं बनी। शिकायत करने पर वो कह देता, आप पर भाग्य शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र के बलवर्धन के लिए शुक्रवार के दिन 5.5 रत्ती का ओपल चांदी में जड़वाकर दाहिनी मध्यमा में धारण करें। पंडित जी, मेरी कुंडली में प्रेम है कि नहीं? है ना? बहुत बहुत है। कुंडली पर सरसरी नजर डालते ज्योतिषी ने कहा, प्रेम विवाह का योग है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? आप पर शुक्र की महादशा चल रही है जो अशुभ फलप्रद है। गोचर में आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि साथी के प्रतिदिन शनिवार को कुत्तों को सरसों के तेल से मीठा पराठा बना के खिलाएं। ग्रह शांति के उपरांत ही प्रेम में सफलता और संभावना बन सकती है। सब ढकोसला है। इतने दिनों से आप एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं करवा रहे। नौकरी मिली है, सारा चपरासी भी कोई रखने को तैयार नहीं। पन्नाया हो विजय ज्योतिषी के कमरे से निकल गया। घर पहुँचते ही मम्मी कहने लगी, तुम्हारे पिता ने लड़की पसंद कर ली है। उनके दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है। तो मैं क्या करूँ? शादी कर लो। बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा, फिर तो पूरी ज़िंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। कहते हुए विजय अपने कमरे में चला गया। और ज़िंदगी आसान नहीं। एक सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय रोज़ आता रहा, निराश होकर वापस घर जाता। 8वें दिन सरिता के आते पूछ बैठा, एक सप्ताह आई क्यों नहीं? ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हैं। कहते हुए सरिता ने अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के एक साथ रह रही। ऐसा क्यों? उसका कहना है यदि वो ऐसा ना करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। मतलब हमारे घर की आर्थिक हालत। इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वो परंपराओं को तोड़कर नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर माँ तो माँ नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर ही है ना जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन ही सही, ज़िंदगी में बाहर तो आ जाएगी। विजय को लगा कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल सकती, हम शादी कर लेते हैं, पर वह कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसके भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के तैयार हैं, लेकिन अगले साल बालिग होते ही शादी कर लेंगे। विजय के सामने आया, कह दे कि अच्छा ही है, अपने आप वर्क खोज ले तो तुम्हारी परेशानी नहीं होगी।
वैसे भी 5,000 रुपये की नौकरानी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी। अच्छा है वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाएं। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। बहुत 3 बहन हैं, उसका कोई भाई नहीं है। बहनों से बड़ी सबसे बड़ी है वो एक ऑफिस में काम करती है और 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। विजय को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी ही घटना याद आ गई। उसके दोस्त की एक बहन अपनी बड़ी बहन के देर से ब्याह देने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद उसका दोस्त उस गुस्से में उबल रहा था। तब विजय ने कहा, शांत रहो यार, वो दोनों जहाँ हों कुशल हों। उसने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार ब्याह देते। आखिरकार ज़िंदगी उसकी है, जीना उसे है, इसलिए निर्णय भी उसे ही लेना है। तो उसके बड़े भाई भी ने विजय की बात का समर्थन किया था, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा था, होने को यही मंजूर था। मैं भी यही सोचती हूँ। एक बहन ने जो किया ठीक है, दूसरी जो करे वह भी अच्छा है। जीवन में संघर्ष ही है तो करो। प्रेमी ने पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है। और माता पिता का खोजा राजकुमार यही करता है, लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत है, तबीयत खराब कर लेती है। पुराने ज़माने की है ना। हद तो यह हो गई, मुझसे कहने लगे कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे रो पड़ी सरिता। विजय की समझ नहीं आया क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई, पर खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगी। 10 मिनट बाद सरिता उठी, बिना बोले ही चली गई। विजय की इच्छा हुई वो उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन बैठा रहा, उसे जाते देखता रहा। मूसलाधार बारिश में गिरना, आसमान के काले बादल घिर आए। इस कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया। रह रहकर आसमान में बिजली चमकती रही और बादल गरजते रहे। ऐसे मौसम में विजय टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वह सरिता से मिलना चाहता था। जब हर घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, फिर भी वह तेज कदमों से टाइपिंग स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया, बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छाँव में खड़े हो गए, पर वो अपनी मस्ती में भीगता हुआ चलता रहा। इंस्टीट्यूट पहुंचकर उसे पता चला कि सरिता नहीं आई। इतनी बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी, मैडम, विजय ने कहा। आप नहीं समझेंगी, सब समझती हूँ, लेकिन अब सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों, आपको कैसे बता। उसका फ़ोन आया था, उसने कहा यदि आप आओ तो बता दूँ। वो कभी नहीं आएगी। विजय की आवाज़ जैसे कुएं में से आती होगी। विजय टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही उसके नीचे की ओर कदम रखा, जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगा। विजय संज्ञा शून्य सा भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा वो सरिता से घर जाएगा, लेकिन उसके घर का पता तो मैडम दे सकती है। यह सोचकर वापस पलटा, लेकिन तब तक टाइपिंग स्कूल बंद हो चुका था। भीगते हुए घर पहुंचा, तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा। लगभग 15 दिन वह चारपाई पे पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो 20वें दिन टाइपिंग स्कूल पहुंचा। मैडम नहीं मिली। यह सिलसिला 15 दिनों तक चलता। 16वें दिन मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी, काफ़ी कमज़ोर हो गए हो। उस दिन बारिश में भीगा तो बीमार हो गया। विजय ने मैडम सरिता के घर का पता मांगा। उसने एक कागज़ पर लिखा और विजय को थमा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलकर विजय चल पड़ा। वो आज सरिता से मिलना चाहता था। जब वह मैडम के दिए पते पर पहुंचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पता चला सरिता यहीं रहती थी, लेकिन अब मकान बेचकर चली गई है। कई लोगों से पूछने के बाद भी विजय को उसका नया पता नहीं मिला। निराश होकर वो घर लौट आया। सरिता के उस व्यवहार से उसे काफ़ी धक्का लगा। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था सरिता ने ऐसा क्यों किया। वो सरिता की याद में कविताएं लिखने लगा। एक दिन उसने एक कविता लिखी। विजय की इस कविता को पत्रिका में छपे 1 माह से अधिक हो गया, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक सरिता का कोई पत्र या फ़ोन नहीं आया। उसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन सरिता उसके संपर्क में होगी। तब वो फ़ोन की प्रत्येक घंटी पर चौंक जाता। यही नहीं, हर रोज़ पोस्टमैन का बेसब्री से इंतज़ार करता है, और जब उसके आने का समय ख़त्म हो जाता है तो उदासी के समुद्र में डूब जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ।